केतु की बात करना चाहूँगी। पहले तो इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है कि केतु अगर 7th में है तो डिवोर्स पक्का है, सेपरेशन पक्का है, अलगाव पक्का है। ये किस हद तक सही है, क्योंकि हम एक प्लैनेट से तो हम डिसाइड कर ही नहीं रहे हैं। सप्तमेश नवम में हो, सप्तमेश केंद्र में हो, सप्तमेश पंचम में हो, मतलब अच्छी स्थिति में हो, केंद्र में, त्रिकोण में, अच्छी मैरिज चलेगी जी, कोई सेपरेशन नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं गुरु अगर 7th हाउस में है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है शादी के लिए। कुछ लोग कहते हैं इससे बढ़िया तो कोई प्लेसमेंट ही नहीं हो सकता कि गुरु तुम्हें 7th हाउस में मिल गया, बहुत अच्छा केयरिंग पार्टनर होगा। अकेला गुरु सप्तम भाव में स्त्री की कुंडली में विवाह के लिए अच्छा नहीं। उच्च का हो, स्वराशि में हो तो ये स्टेटमेंट लागू नहीं होता। अगर आपकी लग्न जो भी होती है और जो सप्तम भाव में जो साइन पड़ा होता है, आप अपने जीवन में ये हजारों कुंडलियों पर देख लीजिए, धीरे धीरे आप वैसे ही बनते चले जाते हैं जो सप्तम भाव दिखा रहा होता है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर। मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, 7th हाउस वन ऑफ द केंद्र हाउस है कुंडली में, और 7th हाउस दिखाता है रिलेशनशिप्स को, शादी को, पार्टनरशिप्स को, और यही सब एक इंसान की लाइफ का भी केंद्र होता है कहीं ना कहीं। तो आज का हमारा डिस्कशन पूरा का पूरा 7th हाउस पर होने वाला है कि 7th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो तो वो किस टाइप की रिलेशनशिप, पार्टनरशिप या मैरिज आपको देगा, उस पर किस प्रकार के प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, कौन उसका रूलर है, इससे कैसी रिलेशनशिप होगी, अच्छी या बुरी। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। धन्यवाद, थैंक यू सो मच रंगोली फॉर हैविंग मी हियर वंस अगेन, थैंक यू। तो आप अपना पेन और डायरी लेकर बैठ जाइए और एनालाइज कीजिए आपके 7th हाउस को, आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी हमारे साथ इस एपिसोड में। तो मैम, मैं शुरू करना चाहूँगी। पहले मैं 7th हाउस का कोर नेचर समझना चाहूँगी कालपुरुष कुंडली से। क्या कैसा होता है 7th हाउस? सबसे पहले, जैसा कि आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि 7वां घर विवाह का स्थान है, पार्टनरशिप का, क्योंकि विवाह भी एक पार्टनरशिप है। बिल्कुल। तो पार्टनरशिप्स भी हम देखते हैं 7वें घर से। ये स्पाउस का भाव है, ठीक है, पति या पत्नी का स्थान है। लेकिन फिर वही बात कि ये इसका बहुत बेसिक रूप है, ठीक है। अगर हम 7वें घर को अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं तो ये आप ये समझिए कि ये हमारी लग्न से सप्तम है। जो भी 7वां घर होता है वो उस भाव की निष्पत्ति दिखाता है। निष्पत्ति मतलब ये इसका अंतिम आउटकम कैसा होगा, अंत कैसा होगा, तभी तो ये मारक स्थान है। ओके। 8वें घर से 12वां है इसलिए भी मारक है, पर लग्न से सप्तम है इसलिए भी मारक है, क्योंकि उस चीज का अंत क्या है, वो कैसे होके निकलेगा, ये 7वां घर है। ये एक मेरा अपने चैनल पर भी मेरा एक वीडियो है। अगर आपकी लग्न जो भी होती है और जो सप्तम भाव में जो साइन पड़ा होता है, आप अपने जीवन में ये हजारों कुंडलियों पर देख लीजिए, धीरे धीरे आप वैसे ही बनते चले जाते हैं जो सप्तम भाव दिखा रहा होता है। अगर किसी की मेष लग्न होगी तो ये व्यक्ति जीवन में हमेशा अपने बारे में सोचना, बहुत एंथुजियास्टिक, फटाफट काम करने वाला, मूवमेंट करना है उसको, सेक्रीफाइस नो, मैं पहले अपना देखूंगा भाई, मेरा है, मेरी लाइफ है, एक ही लाइफ है, इस तरह के डायलॉग्स बोलता हुआ दिखेगा। इसी व्यक्ति से आप 40 साल के बाद मिलिए, 50 साल का जब ये हो जाए तब मिलिए, ये कह रहा होगा यार अपने अपने में कुछ नहीं रखा, लोगों को ना साथ लेकर चलो, रिश्तों को इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि उसमें 7 आ गया पार्टनरशिप का। पर देर आए दुरुस्त आए वाली बात है ये। अंत आपका वैसा ही होगा और फिर आपको लोग ऐसे ही याद रखेंगे कि ये व्यक्ति बड़ा रिश्तों का मान करने वाला था,
लोग भूल जाएंगे कि आप कभी बहुत स्वार्थी होते थे। ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव आपकी मिरर इमेज है। आप वहां अपना मुंह देख रहे हैं। सप्तम भाव चतुर्थ से चतुर्थ है, दशम से दशम है। सुख का सुख है, यस, कर्म का कर्म है, करियर का प्रोग्रेशन कैसा होगा, सातवां घर। वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी सुख शांति जीवन में कैसी होगी, सातवां घर। कहीं ना कहीं आप लोग अपनी शादी में, ये स्पाउस, हमारे ऋषि तो परम ज्ञानी थे ना, चतुर्थ से चतुर्थ और दशम से दशम को क्यों दे दिया सप्तम, क्यों पत्नी या पति का भाव दे दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपने स्पाउस में अपने माँ बाप के गुण ढूंढते हैं। बिल्कुल। हर स्त्री का एक सपना है कि उसके पिता जैसी केयर करने वाला स्पाउस हो, और हर पुरुष का ये सपना है कि मेरी माँ जैसा स्वभाव, जैसी माँ त्याग करती थी, माँ प्यार करती थी, ऐसी मेरी पत्नी हो। अगर ऐसा होता है तभी विवाह टिकता है। यस। जब इस भाव पर दुष्प्रभाव होते हैं तो हमको वैसे नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं, तो विवाह डोलड्रम्स में फंस जाता है। क्योंकि हमारी चाह तो वो थी, हम वही सुख ढूंढ रहे थे मैरिज में, चौथे से चौथा, जो मेरी माँ मुझे घर में देती थी, खाना बना हुआ, घर साफ, मैं वही ढूंढ रहा हूं। अब अगर आप नहीं दे रहे हैं तो मेरा आपसे मामला ठीक नहीं चलेगा। दशम से दशम, मैं आप में अपना पिता ढूंढ रही थी, प्रोटेक्शन, केयर आप नहीं कर रहे, आप मेरे लिए अच्छे पति नहीं। सप्तम भाव। तीसरी बात, इसलिए ये विवाह को जब देखना है तो सप्तम भाव पर अगर दुष्प्रभाव होते हैं क्रूर ग्रहों का, तो यही होता है कि हमको वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, और बस विवाह खराब होता है। यही तो एक कारण है। बिल्कुल। बाकी आपके एसेट्स, आप कितने एसेट्स बनाएंगे? आपका घर मेंशन में तब्दील होगा, मेंशन विला में होगा, विला मेंशन में होगा। 7th हाउस, घर से घर, संपत्ति की संपत्ति, एक घर होगा, 2 घर होंगे, 4 घर होंगे, 7वां घर। कितनी कारों के मालिक होगे, 7वां घर। करियर में कितना आगे जाओगे, 7वां घर। प्रोग्रेशन, भावात भावम का एक सिद्धांत होता है, भाव से भाव, वो उसका स्टोर हाउस है। तो चौथे से चौथा वही है, यानी आपने घर बना लिया। सप्तम भाव अगर खराब है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि कभी किसी समय आपका घर ना रहे, बिक जाए, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ वीक था। करियर आपका बहुत अच्छा चल रहा है, 7वां घर खराब है, हो सकता है उस लेवल पर आपके प्रमोशंस ना हो जो आप डिजर्व करते थे या आप चाहते थे। सप्तम हाउस बड़ा घर है, केवल विवाह नहीं है। ये है सप्तम भाव। वाओ, कितनी बारीकियां हैं सप्तम भाव में भी। हम सिर्फ बेसिकली हर भाव में। तो मैम इसी से मैं हर प्लैनेट को 7th हाउस में डिस्कस करती हूँ। ऐसा बोलते हैं ना कि क्रूर ग्रह 7th में है तो बहुत खराब शादी होगी, बहुत अच्छी रिलेशनशिप नहीं होगी, जबकि सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं तो बहुत सब कुशल मंगल होगा। पर देखते हैं आज कितनी रियलिटी है किस प्लैनेट के 7th भाव में होने से। देखिए, यहाँ पर मैं हमेशा एक बात पर गौर करती हूँ और जोर देती हूँ, हम सब वही ज्योतिष कर रहे हैं, हर ज्योतिषी जो हमारे ऋषियों ने लिख दिया उसी को हम इंटरप्रेट अलग तरीके से कर रहे होंगे, बट कोई कुछ नई खोज नहीं लेकर आया है। इसलिए किसी को ये मुगालता नहीं रहना चाहिए कि हम कुछ बहुत बड़े ज्योतिषी हो गए हैं। आप सब उसी पर बातें घुमा रहे हैं जो ऋषि पाराशर जी ने कह दी हैं। ये आज मैं बता रही हूँ चौथे से, ये कुछ बड़ी बात थोड़ी है, ये वो पहले ही कह गए हैं, वो भावात भावम का सिद्धांत दे गए हैं। हाँ, मैंने उसको देखा उस तरह से तो अच्छा रिजल्ट आया। तो कोई बहुत यूनिक ज्योतिषी नहीं है, किसी को इस दंभ में नहीं आना चाहिए कि नहीं ये तो मेरी खोज थी, उसने कैसे बता दिया। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है, आप तो बस इंटरप्रेट कर रहे हो।
तो पाराशर जी ने कहा कि हर ग्रह अपनी राशि में अगर स्वराशि में बैठा हुआ है तो वो उस भाव को पुष्ट करता है, उस भाव की वृद्धि करता है। अब इसको हमेशा ध्यान में रखना, ये गोल्डन रूल है, बिल्कुल ऋषि ने दिया। ठीक है मैम, तो इसी से हम हर ग्रह से स्टार्ट करते हैं। शनि से स्टार्ट करते हैं। शनि को बहुत ही डरावना ग्रह माना गया है, तो अगर शनि 7वें में है या शनि 7th का रूलर है तो क्या इफेक्ट्स आएंगे? शनि जो है वो काल पुरुष की पीड़ा है, दुख है। तो अगर सप्तम भाव में शनि विराजमान है तो आपको विवाह में कुछ पीड़ा या कष्ट अवश्य मिलेगा। किस प्रकार का? किसी भी तरह का हो सकता है। कभी आपको लग रहा है टेंशन नहीं मिल रहा है, कभी लग रहा है ये, कई बार अगर शनि खराब स्थिति में होंगे, नीच के होंगे, शत्रु केतु के साथ बैठ गए, राहु के साथ बैठ गए, मंगल देख रहा है, फिर तलाक होगी। सेपरेटिव प्लैनेट है शनि, शनि की ऊर्जा सेपरेटिव है, दुख देने वाली है। तो शनि खराब फल दे रहे हैं। वहीं पर कोई आदमी आपको मिल गया जिसका शनि मकर राशि में सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अब आपने बोलना शुरू किया कि आपकी शादी में तो ऐसा होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, शनि काल पुरुष में पीड़ा है। वो कहेगा कुछ भी नहीं साहब, बहुत बढ़िया मैरिज चल रही है एंड यू आर लाइक नोवेयर। फिर वो कहेगा ज्योतिष बिल्कुल बेकार की चीज है, क्योंकि आपने ऋषि का सिद्धांत भूल गए। आप कहेंगे आपकी शादी बढ़िया होगी। हाँ, आपका पार्टनर आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा हो सकता है, बहुत सुंदर नहीं हो सकता है, ये सब हो सकता है। अच्छा, क्योंकि शनि का ना सुंदरता से ज्यादा लेना देना है, पर कर्मठ होगा, मेहनती होगा, थोड़ा बड़ा होगा। वो कहा हाँ ये सब है, लेकिन मैरिज अच्छी है। बस यही ज्योतिष सही और गलत साबित होती है। और यही शनि वृषभ लग्न की कुंडली है, सप्तम में है, तो फिर ऐसे प्रभाव अच्छे वाले नहीं होंगे। फिर शनि जो है वो पीड़ा देने वाले बनेंगे। कहीं ना कहीं शादी में कुछ ना कुछ दुख आपको अवश्य मिलेगा। अब तलाक होगी नहीं होगी ये केवल एक शनि डिसाइड नहीं करेंगे। सप्तमेश की क्या स्थिति है, बृहस्पति की दृष्टि तो नहीं आ रही, यानी उस चीज को बहुत संभालने वाले लोग भी तो मिलेंगे ना। बिल्कुल। हाँ, पर थोड़ा दुख अवश्य मिलेगा। तो ये आप कहेंगे केवल कि कुछ परेशानी है आपको शादी में, वो कहे हाँ कुछ तो है। माना वृषभ लग्न की कुंडली है, शनि बैठे हुए, एक तो ये भाग्य और राज्य के स्वामी बन जाते हैं, तो थोड़ा तो बेटर शादी ठीक ठाक होगी इस आदमी की। अपरेंटली सब ठीक चल रहा होगा, बट अंदर से थोड़े डिफरेंसेस होंगे, थोड़ा कष्ट होगा इस व्यक्ति को। मंगल बहुत अच्छा बैठा होगा, विवाह ठीक चलेगा क्योंकि इसका लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है। तलाक नहीं होगी, थोड़ा बहुत आंतरिक कष्ट होगा। सो देयर आर वेरीड इंटरप्रिटेशंस ऑफ वन प्लैनेट। एग्जैक्टली, एक नहीं होता है। इसीलिए लोग ज्योतिषियों को और ज्योतिष को गलत कह देते हैं। और ये रूल अगर 7th का रूलर शनि है तो भी अप्लाई होगा? तब तो मैंने कह दिया, तब तो अच्छा है। दैट इज व्हाई आई सेड ना कि अगर वो मकर राशि में बैठा हो तो अब उसकी बढ़िया शादी चल रही है। सप्तमेश सप्तम में उस भाव को पुष्ट करेगा। बढ़िया शादी है, नो प्रॉब्लम्स, ना डिले होगा, ना परेशान, सब ठीक हो जाएगा। अपनी राशि में होना चाहिए। उच्च का हो तो भी यही होगा, कष्ट नहीं होगा ज्यादा। इसी से हम गुरु पर मूव करते हैं। गुरु को बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं गुरु की, तो ऑनेस्टली कुछ लोग बोलते हैं गुरु अगर 7th हाउस में है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है शादी के लिए। कुछ लोग कहते हैं इससे बढ़िया तो कोई प्लेसमेंट ही नहीं हो सकता कि गुरु तुम्हें 7th हाउस में मिल गया, बहुत अच्छा केयरिंग पार्टनर होगा। तो इसके बारे में क्या कहना? अकेला गुरु सप्तम भाव में स्त्री की कुंडली में विवाह के लिए अच्छा नहीं। उच्च का हो, स्वराशि में हो तो ये स्टेटमेंट लागू नहीं होता, फिर विवाह भी होगा, अच्छा भी होगा। बट अगर ये 3 कंडीशंस नहीं है तो कहीं से कोई दृष्टि ना हो, अकेला बृहस्पति हो, तो कई बार स्त्रियों की शादी नहीं भी होती। ये विवाह नहीं कराने वाले योग बन जाता है, क्योंकि आपके अपने मानदंड पति को लेकर बड़े ऊंचे होते हैं।
आप कह रहे हो कि भाई बिल्कुल सही चलने वाला, कभी झूठ ना बोलने वाला, ऐसा ज्ञानी पति इस कलयुग में तो है नहीं, आप शादी मत कीजिए और प्रसन्न रहिए। सिंपल। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते जहां गुरु होता है। बिल्कुल। आप कहते नो, इसमें तो मैं नहीं कर सकता, बाकी सब जगह कर लूंगा। किसी का बृहस्पति पंचम में है तो वो कहेगा ज्ञान पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप या तो ज्ञान सीखो, नहीं तो मेरे से बात मत करो। उसको कहीं इस बात का अहंकार भी होगा, यार ज्ञान पर कॉम्प्रोमाइज नहीं, बाकी आप झूठ बोलो मुझे ठीक है, बट आप ज्ञान पर नहीं करो मुझसे बहस। सप्तम है तो वही विवाह में मैं नहीं करूंगा कॉम्प्रोमाइज, सब जगह कर लूंगा। मिलेगा नहीं, शादी नहीं होगी। ये स्त्री की कुंडली में क्यों? क्योंकि बृहस्पति पति का कारक है पारशरी ज्योतिष में। तो आपका कारक भी बैठ गया तो कारको भाव नाशाय का भी लग गया योग, और आपके एथिक्स भी बड़े स्ट्रांग हो गए। ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं और आपका विवाह नहीं होगा। स्वराशि में है, उच्च का है तो शादी होगी, अच्छा पति मिलेगा। एक ऐसा पति मिलेगा जो आपके जीवन में एक मेंटोर जैसा रोल निभाएगा। आपको लगेगा कि मुझे तो इसने बहुत गाइड किया है, मैंने तो इसकी बात मानी तो मेरा फायदा ही हुआ है, लाइक दैट। सो जुपिटर कैन गिव नो मैरिज एंड कैन गिव अ वेरी गुड इंटेलिजेंट लाइफ पार्टनर। दोनों रिजल्ट हैं। तो एक ग्रह, और अपनी राशि में तो हर ग्रह अच्छा। वो तो गोल्डन रूल पाराशर जी। या अपने भाव को कोई ग्रह देख रहा हो तो वो भी बहुत अच्छा, और रूलर भी हो। रूलर हुआ तो फिर देख नहीं पाएगा। हाँ देख सकता है, देख सकता है, पर जो अपने घर को देख रहा हो या अपने घर में बैठा हो उससे अच्छा कोई नहीं। मैं कहूंगी उच्च से भी अच्छा है वो, क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन किसकी करते हैं? अपने घर की, जो हमारा है बस। तो उस सिद्धांत पर मुझे स्वराशिस्थ ग्रहों से प्यार है, बस। वाह। तो ये, तो इसी से मैं अब शुक्र पर मूव करना चाहूंगी। शुक्र को तो मैरिज का ही कारक कहा जाता है। जी हाँ, शुक्र प्यार है, रोमांस है। शुक्र का कितना बड़ा रोल है रिलेशनशिप्स में। ऑफ कोर्स है। यस। तो अगर शुक्र 7वें में है तो क्या होगा? हाँ, पर ये कभी मत भूलिए कि शुक्र जो है वो पुरुष की कुंडली में, जैसा कि मैंने अभी बृहस्पति के लिए बताया, शुक्र अगर पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में है तो फिर ये मान के चलिए कि आपको अपने पत्नी के साथ, या मतलब पुरुष कुंडली में आपको काफी सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। कैसे? क्योंकि ये काल पुरुष में सप्तम भाव बैलेंस बनाने का है, तुला है। आपको ऐसा नहीं होगा कि बड़ा मनचाहा पार्टनर मिल गया। प्रेम होगा, लेकिन उस प्रेम को पाने के लिए आपको सेक्रीफाइस करने होंगे। बहुत बैलेंस बनाकर चलना होगा अपनी मैरिड लाइफ में। और अगर अकेला शुक्र है पुरुष की कुंडली में, स्वराशिस्थ या उच्च का नहीं है, तो फिर तो भी आपके विवाह में, क्योंकि कारक है सप्तम भाव का पुरुष कुंडली में, कारको भावनाशाय। अगर अपनी राशि में भी हो, चलिए मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूं आपसे, शुक्र अपनी वृषभ राशि में ही क्यों ना बैठे हों, अकेले हों सप्तम भाव में, आप अक्सर देखेंगे कि ऐसे 75% लोग कहेंगे आपकी मैरिज तो क्या बात है, बहुत बढ़िया चल रही होगी, ब्यूटीफुल पार्टनर होगा, अपरेंटली सब कुछ लवी डवी दिख रहा होगा, बट अंदर से आपकी पत्नी आपको पति जैसा सम्मान ही नहीं दे रही होगी। वो कहेगी बाहर तुम कुछ भी हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कारको भावनाशय, कारक उस भाव की ब्यूटी खत्म करता है। बाहर सब सही है, शादी 50 साल चली है, कोई तलाक नहीं हुई, बीबी अच्छी, कोई सोचेगा भी नहीं कि ऐसा क्यों होगा, बट अंदर से उसको ये दुख होगा कि पत्नी ने कभी कोई खास सम्मान नहीं दिया, मैं ही त्याग करता रहा हूं इस शादी को चलाने के लिए। और यही अगर लड़की की कुंडली में हो शुक्र, उतना नहीं खराब है, क्योंकि वो कारक नहीं है, फिर वहां बृहस्पति है कारक। तो यहाँ ठीक है, अच्छा ठीक ठाक लव रिलेशंस अच्छे रहेंगे आपके, अगर शुक्र अपनी राशि में है। पर यहाँ शुक्र नीच के हो, यहाँ शुक्र शत्रु क्षेत्री हो,
क्रूर ग्रहों से देखे जा रहे हो, मैरिज इज डिस्टर्ब्ड, रोमांस इज डिस्टर्ब्ड। केतु के साथ शुक्र हो, केतु शून्य है, मैरिज को भी शून्य करता है, लव रोमांस उड़ा देता है हवा में, चाहे पुरुष की कुंडली किसी में चाहे भी, किसी में स्त्री भी, ये में। किसी में भी हो। अच्छा, तो फिर शुक्र भी बेचारा क्या करेगा अगर खराब ग्रहों की संगत में आ गया। पर हाँ, स्वराशिस्थ है, ये सब है तो अच्छी मैरिड लाइफ है, अच्छा पति है, सहयोगी पति है या पत्नी है, ठीक ठाक। इसी से सूर्य की बात करते हैं। सूर्य को तो घमंड, ईगो, प्राइड ऐसा कहते हैं ना। सूर्य अगर 7th में है तो आपका पार्टनर तो बहुत ही बहुत ही अनकंफर्टेबल सी मैरिज होगी, ईगो इश्यूज की वजह से, ईगो क्लैशेस होंगे। तो ये किस हद तक सच है? सूर्य अगर सप्तम भाव में है तो यानी आपका जन्म सूर्यास्त के समय का है। सूर्य की पोजीशन से हम आपका टाइम बता देंगे ना कि किस समय आप जन्म हुआ है। बिल्कुल। तो ये सूर्यास्त का जन्म है। आपको सूर्य ईगो है किसी के लिए भी, या आत्मा का कारक है या जो भी है। अगर सप्तम भाव में है तो इसका मतलब है कि भाई मैरिज में अपना ईगो अस्त कर दो, उठाना मत सर। तो मतलब ये दूसरे का ईगो नहीं है, ये आपका खुद का ये ईगो आपका है। सूर्य आपका अपना ईगो है, किसी दूसरे को थोड़े। क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य हाँ, सप्तम में ऐसा है। तो आपका तो विवाह में कुछ खास नहीं चलेगा। इसी को आप पलट दीजिए पत्रिका को, ऊपर उल्टा कर दीजिए, सप्तम भाव ऊपर आ गया, यानी कि ये स्पाउस की कुंडली हो गई। उसकी लग्न में सूर्य बैठा, वो भी इगोइस्ट है, वो बड़ा इगोइस्ट है। आपको अपना ईगो छोड़ना होगा, मैरिज चल जाएगी। आपने नहीं छोड़ा तो आप ट्रबल में। सूर्य जब सप्तम में होता है तो आप अक्सर अपने परिवार की, अपनी लीनियज की बड़ी बखान करते हैं अपने स्पाउस से। मेरे पापा ऐसा करते थे, मेरे घर में ऐसा होता था। वो कहता है यार भाई अपने घर चले जाओ यहाँ बैठे क्यों जब सब वहां अच्छा था। बिकॉज सूर्य लीनियज भी है, पिता है। सूर्य तो अपना सूर्य वाली बातें तो हम करेगा। कहीं ना कहीं अपने पिता का बखान करते हैं। Yes. मेरे परिवार में ऐसा होता था। आई कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। आते होगे भाई, मैं क्या करूं, लाइक दैट। तो मतलब आपको अपना ईगो ध्वस्त करना होगा, क्योंकि दूसरा खुद बहुत ईगोइस्ट है। बिल्कुल। तो चल जाएगी, नहीं किया ट्रबल इन मैरिज। और अगर दोनों का ही सूर्य सप्तम में है तो कठिन स्थिति। बहुत। ये कटता नहीं है, ये कठिन स्थिति है। क्योंकि फिर आप दोनों में से कोई भी अपने ईगो को नहीं छोड़ेगा। वैसे कहते हैं कि क्रूर क्रूर को काट देता है, बट मैं यहां कहूंगी सूर्य के साथ ये बात नहीं है। सूर्य को कोई नहीं काट सकता, फिर आप दोनों ईगोइस्ट हैं। इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। और वैसे तो मैं कहूंगी सूर्य इसीलिए सप्तम भाव में नीच का होता है कि हम अपनी आइडेंटिटी को, अपनी मैरिज में क्या संकेत देता है सूर्य सप्तम में नीच का होकर, कि हमको मैरिज में अपनी आइडेंटिटी को ना खो देना चाहिए, सब मर्ज कर देना चाहिए। ठीक है यार, मैं बाहर जो भी हूं, लेकिन जब मैं घर आऊं तो मैं केवल उसकी पति या पत्नी बनकर लौटूं। वाह। मैं अपने मैं को छोड़ दूं। यही तो सूर्य नीच का होकर संकेत दे रहा है कि लीव योर ईगो ऑरा बाहर। घर आ गए ना तो आप उसके पति हो। अगर वो कहे चाहे कि कप उठा दो, उठा दो। आप आईएएस हो तो क्या हुआ, आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, यहाँ आपकी वाह वाह हो रही है, मालाएं पहनाई जा रही। घर आओ ना तो माला वाला कार में ही रख दो। घर जाओ तो पूछो खाना खाया सबने। अपने ऑरा को, अपने अहम को नष्ट कर दो। इसलिए सूर्य नीच के होते हैं, गहरे अर्थ हैं। बिल्कुल मैम। सूर्य ऐसा होता है। इसी से मैं चंद्रमा की बात करना चाहूंगी। चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट और फेमिनिन, क्रिएटिव, इंट्यूशन, केयरिंग प्लैनेट है। तो लगता तो अच्छा है ये सब सुन के कि चंद्रमा 7th में बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा जहां भी होता है उस जगह आपका मन बहुत लगता है। अच्छा। आपका कोर मन वहीं कनेक्टेड है जहां चंद्रमा है, इससे कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से अपने पति या पत्नी से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं, मानसिक। दे डिपेंड अ लॉट ऑन देयर स्पाउसेस फॉर मेंटल पीस।
अगर चंद्रमा वहाँ है, पीड़ित है, तो फिर आपको वही दूरी दिखाई देती है। क्या जो मैं ढूंढ रहा था, मेंटल पीस तो है नहीं इस मैरिज में, क्या करना है रहकर, क्योंकि मानसिकता जुड़ती है उस भाव से जहां चंद्रमा होता है। स्वराशि में हो, उच्च का हो, मित्र राशि, वैसे चंद्रमा के सब मित्र हैं। हाँ, ये भी है। वो तो किसी को शत्रु किसी को मानता ही शत्रु नहीं नहीं है, मानता। पर फिर भी शनि की राशियों में या कुछ उतने अच्छे फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक थोड़ी सी नेगेटिविटी या क्रूरता भी आती है, क्योंकि राशियां भी तो क्रूर होती हैं। बिल्कुल। इसलिए तो अगर पीड़ित नहीं है तो ये एक अच्छी पोजीशन है, बढ़िया है। आपको एक सॉफ्ट, थोड़ा सा केयरिंग, नर्चरिंग पार्टनर मिलने की संभावना अच्छी है। बहुत ही पीड़ित हो, अब शनि के साथ बैठ जाए चंद्रमा सप्तम में, अच्छा नहीं है, काफ़ी विषाक्त योग बना देता है, और आपका स्पाउस आपके लिए काफ़ी नेगेटिव फीलिंग नर्चर करेगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होंगी, वो पूरी नहीं होंगी। इट्स अ ट्रबलसम मैरिज। और मैम, चंद्रमा जैसे बहुत फास्ट मूव भी करता है, एक राशि में 2.5 दिन रह रहा है, तो ऐसा भी कहते हैं ऐसे लोग ना थोड़े से अनस्टेबल होते हैं कहीं ना कहीं। आई विल से कि वो तो जहां भी होगा वहीं पर आपके अंदर थोड़ी सी, ये जिस भी भाव में होगा चंद्रमा, वहीं आपकी थोड़ी सी, आपके मूड स्विंग्स होते रहेंगे। तो अगर मैरिज के भाव में है तो मूड मैरिज को स्विंग्स होते, रिलेटेड थोड़े मूड स्विंग्स होते रहेंगे। आज आप 2 दिन तो पता चला आप इतने खुश थे कि आप पत्नी को कह रहे चलिए पिक्चर चलते हैं, खाना खाते हैं, दूसरे दिन हम एकदम अलग बैठे हो और उससे कह रहे हो क्या बात है, क्यों तैयार बैठ रही हो भाई, क्यों तैयार होके घर पे बैठ जाती हो? कह रही यार कल तो ये बड़ा अच्छा था। हाँ, मून 3 दिन बाद वो फिर अच्छा है। वही। तो मतलब इट्स अनप्रिडिक्टेबल, लिटिल अनप्रिडिक्टेबल, यस यू कैन से दैट। अब इसी से मार्स मंगल की बात करते हैं। वही पर मैंने कहा गोल्डन रूल चलाएंगे। हाँ, अपनी राशि में मंगल बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये दशम से दशम में आ जाता है। गुड करियर ग्रोथ, वेरी गुड करियर ग्रोथ, गुड एसेट्स सब देगा आपको। और अपनी राशि में है या उच्च का है तो मैरिज भी खराब नहीं करेगा। ज्यादातर लोगों का यही डर रहता है। ये रोचक योग है। हाँ, कि मार्स अगर 10th में है तो 10th में नहीं, 7th में। हाँ, सॉरी, कि मार्स अगर 7th में है तो बहुत ही रोचक योग है। अगर अपनी राशि में होगा, स्वराशि में हो, उच्च का हो, रोचक योग बना रहा है, उस मैरिज से आपको सब कुछ मिलेगा जो आप सोच सकते हैं, क्योंकि फिर मार्स ताकतवर ग्रह है। सिर्फ इतना होगा, मार्स थोड़ा सा फाइटर तो है। हाँ, और एक सेनापति का क्या सपना होता है, युद्ध को जीतना। पर वो प्रोटेक्टिव भी बहुत होता प्रोटेक्टिव है, लेकिन अंतिम गोल क्या है कि अगर युद्ध में है तो जीतना है। तो बस स्पाउस को थोड़े जीतने की वो रहती है, चाह, यू आर माइन, मेरी होकर रहो, पोजेसिव, बिल्कुल, वो मंगल है। बट अदरवाइज अच्छा, अपनी राशि में नीच का हो, खराब हो, राहु केतु एक्सिस में आ गया, ये सब हो गया, ट्रबलसम मैरिज, इट्स अ मांगलिक दोषा, प्रबल मांगलिक दोष। yes. और कुछ लोग मार्स को ना वायलेंस से भी अटैच करते हैं कि पार्टनर वायलेंट भी हो सकता है। हाँ, सो मार्स जो है वो आपका पॉजिटिवनेस देता है थोड़ा सा, बट अदरवाइज अगर अपनी राशि वगैरह में है तो वो भी अच्छा है। पर पीड़ित हो, क्रूर ग्रहों की संगत में सप्तम का मंगल अच्छा नहीं, तब आपको मिलता है अब्यूसिव मैरिज, तब आपको मिलती है लड़ाई झगड़ा, अशांति, बर्तन फेंकना, मारपीट करना, ये वो संबंध बना देता है। मतलब अपने में है तो बहुत अच्छी मैरिज हो रही है। तो मंगल का प्रभाव काफी ध्यान से देखें पत्रिका में। इसी से बुध की बात करते हैं। बुध तो बच्चा है छोटा, बहुत ही, उसकी मतलब बुध को सपोर्ट चाहिए होता है कहीं ना कहीं। बुध खुद डिसीजंस नहीं ले पाता है क्योंकि थोड़ा चाइल्ड लाइक है। तो ऐसो के पार्टनर्स कैसे होंगे जिनका 7th में मर्क्यूरी है? सप्तम का बुध बहुत अच्छा होता है, मतलब इस तरह के आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आपका होगा आपके पार्टनर के साथ। अगर अपनी राशि में या मित्र राशि में है तो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर आपका पार्टनर होगा और आपकी उसके साथ रिश्ता बहुत फ्रेंडली होगा, क्योंकि काल पुरुष में बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं। तो वो अपने मित्र के घर में, परमानेंट हाउस उसके मित्र का है। yes. और अगर वो यहाँ भी मित्र की राशि में बैठा हुआ है, इट्स अ प्लेजर फॉर मर्करी टू बी इन 7th हाउस। बहुत बढ़िया पति पत्नी का रिश्ता होता है, दोस्ती का रिश्ता होता है, बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन होते हैं,
बुध इंटेलिजेंस है, केवल बच्चा नहीं है, वो बहुत Exactly. बड़ी इंटेलिजेंस देता है। आपका पति या पत्नी काफी इंटेलेक्चुअल हो सकता है, इंटेलिजेंट होगा, आपको अच्छी सलाह देने वाला हो सकता है, आप उसके साथ हाथ से हाथ पकड़कर आप बड़ी लंबी अच्छी यात्रा तय कर सकते हैं। बुध सप्तम में कहते हैं कलावती पत्नी, ऋषि पाराशर कहते हैं कलावती पत्नी, समस्त कलाओं से युक्त पत्नी देता है, बढ़िया पत्नी देता है। और स्त्री की कुंडली में सेम है, कलावती को आप कह दीजिए कि निपुण पति, अच्छा पति, इस तरह बदलते, क्योंकि तप शास्त्र ज्यादातर पुरुषों पर आधारित लिखे गए। इसको आप स्पाउस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में अच्छा, फ्रेंडली स्पाउस, इट्स अ गुड प्लेसमेंट। बट इफ इट इज वीक, वही सब नेगेटिव प्लैनेट्स, तो फिर कम्युनिकेशन में ही दिक्कत, कभी कोई बात सॉर्ट आउट ही नहीं हो रही, मन में रख के बैठे हैं, बता ही नहीं रहे हैं क्या चल रहा है, मैरिज खराब होती जा रही है, कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, खराब हो गया बुध। हर ग्रह हर भाव में अच्छे और खराब दोनों फल देने के लिए योग्य है। जैसा उसका आपके चार्ट में उसका प्लेसमेंट है, बस वैसे फल मिल जाएंगे। तो कोई भी ग्रह बुरा कहीं नहीं है, आप उसका प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसा है ये देखना आवश्यक है। तो बुध बहुत अच्छे फल भी देता है। बिल्कुल। इसी से अब मैं छाया ग्रहों की बात करना चाहूंगी, राहु और केतु। केतु की बात करना चाहूंगी पहले। तो इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है कि केतु अगर 7th में है तो डिवोर्स पक्का है, सेपरेशन पक्का है, अलगाव पक्का है। ये किस हद तक सही है, क्योंकि हम एक प्लैनेट से तो हम डिसाइड कर ही नहीं रहे हैं। ठीक, तो क्या नेचर होगा इसका? देखिए, केतु और राहु को समझने के लिए आज मैं आपको बहुत सारे गोल्डन रूल्स दे रही हूँ, क्योंकि ऋषियों के दे रही हूँ। उन्होंने एक शब्द यूज किया, छाया। छाया क्या कर सकती है बताइए? आपकी परछाई आपका क्या बिगाड़ सकती है बताइए? उसके पास कोई बॉडी नहीं है, वो बिगाड़ क्या सकता है आपका? कुछ भी नहीं। राहु केतु को कभी भी आइसोलेशन में नहीं देखेंगे, ये गोल्डन रूल याद कर लीजिए। आप देखेंगे सप्तम भाव में केतु है, सप्तमेश कहाँ है? सप्तमेश नवम में हो, सप्तमेश केंद्र में हो, सप्तमेश पंचम में हो, या मतलब अच्छी स्थिति में हो, केंद्र में, त्रिकोण में, अच्छी मैरिज चलेगी जी, कोई सेपरेशन नहीं है। चाहे वो नीच क्यों? केतु नहीं, सप्तमेश मैंने कहा अच्छी पोजीशन में, बली होना चाहिए सप्तमेश को, बिकॉज केतु इज गोइंग टू बिहेव लाइक 7th लॉर्ड। इफ दैट इज वेडली प्लेस्ड तो मैरिज गई। इफ दैट इज वेल प्लेस्ड, केतु की हिम्मत नहीं कि मैरिज को बिगाड़ दे, उसके पास ताकत नहीं है। वो जिसके साथ बैठता है उसकी ताकत ऑफ कोर्स, या तो साथ बैठा हो, और अगर कोई नहीं बैठा है तो जिस घर का जो मालिक है उसको देखेगा बेचारा कि ये मुझे क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्या करूं। खत्म हो गई बात। तो आप 7th लॉर्ड को देखिए, कारक को देखिए। अच्छा, 7th लॉर्ड भी खराब है, केतु भी बैठे हैं, गो एंड सी द कारका। स्त्री के लिए बृहस्पति देखिए, लड़के के लिए शुक्र देखिए। अगर ये अच्छे बैठे हुए हैं तो भी मैरिज रुइन नहीं कर सकता केतु। तीनों खराब होना चाहिए, भाव, मालिक और कारक, तब फिनिश्ड है, लाइन सीधी हो गई, लॉन्जिविटी खत्म है। तीनों देखेंगे आप, एक से थोड़ी ऐसा हो गया वैसा हो गया। दिस ऑल आई थिंक ऐसे ही ज्योतिष कर रहे हैं। 3 चीजें देखिए, तीनों खराब, मैरिज खराब, खत्म। नवांश का योग है, बहुत सारे योग हैं, तो एक केतु से कैसे कह दोगे कि तलाक हो जाएगी? नहीं कह सकते। बिल्कुल। अब राहु कैसा होगा? राहु सेम रूल वही चलेगा। सप्तमेश देखेंगे सबसे पहले, कारक देखेंगे, सप्तम भाव पर और ग्रहों की दृष्टियां देखेंगे। अकेला राहु है तो वो सप्तमेश के हिसाब से फल दे रहा है। जो भी सप्तमेश जहां बैठा होगा, खराब तो खराब, अच्छा तो अच्छा। इन जनरल इनके लिए 2 बातें हैं और, कि जैसे अगर राहु किसी का सप्तम भाव में है तो ये जरूर है कि उसका मना, चाहे लॉर्ड अच्छा भी हो तो शादी तो चलेगी, लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं रिश्ते में एक छाया अवश्य आएगी, एक्स्ट्रा मैरिटल। उस रिश्ते में छाया का प्रवेश होगा।
कहीं ना कहीं कुछ आपने ना भी किया हो तो भी ये बात उड़ जाएगी कि आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और वो हमेशा सीक्रेट रहेगा, कभी आउट नहीं होगा है या नहीं है। हर कोई डाउट में रहेगा, ये सच है। ये राहु दे देगा, बाकी मैरिजेज नहीं तोड़ेगा। रादर क्रूर ग्रह अगर सप्तम भाव में होते हैं, दे आर वेरी गुड फॉर career growth, but they always create a shadow of infidelity, अनैतिक रिश्तों का आपको जोड़ देते हैं, और आपकी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा उसकी वजह से खराब होना पड़ता है। बट अदरवाइज बम्पर सक्सेस देता है राहु। अमिताभ बच्चन जी इसके बहुत बड़े उदाहरण है। अच्छा, सप्तम भाव का राहु। तो कहीं ना कहीं ये जो केतु और राहु का जो थोड़े से कोर नेचर हैं, क्या वो नहीं आएंगे पार्टनर्स में? जैसे केतु अगर किसी के में है तो स्पिरिचुअल पार्टनर होगा, वो ठीक है, वो आता है, लेकिन वो इंटेलिजेंट, वो देखिए, हम ये सब मैंने कहा ना, ये बड़ी कही सुनी बातें हैं। अगर आपको सच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स पता करने हैं अपने स्पाउस के, तो हम उपपद देखते हैं, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। उससे आप बिल्कुल कोर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पति की पता चलते हैं, या पत्नी की, या नवाज का सप्तम भाव, उससे ज्यादा पता चलता है। केवल साथ में घर में बैठे ग्रह से नहीं पता चलता। हाँ, छोटा मोटा कह सकते हो कि थोड़ा स्पिरिचुअल होगा ये सब, बट नवांश में भी देखना पड़ेगा, या उपपद देखना पड़ता है। तो मैम, हमने बहुत ही डिटेल में हर प्लैनेट को 7th हाउस में समझा। अब मैं जानना चाहूंगी कि जो जो प्लैनेट 7th हाउस में है किसी की भी कुंडली में, कुछ जनरल गाइडलाइंस जो उस इंसान को फॉलो करनी चाहिए, इन्हें रेमेडी भी कह सकते हैं थोड़ा सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सन से। अगर किसी के में सन है तो उसको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए? मैंने आपको सूर्य की रेमेडी सूर्य के बताते वक्त ही दे दी कि मैरिज में अपना अस्तित्व तो भूल जाइए। अपने अहंकार का आपकी मैरिज में कोई स्थान नहीं है। आपका कितना भी बड़ा ऑरा हो बाहर, आप मैरिज में सिर्फ एक पति या पत्नी की हैसियत से ही रहेंगे, वो बाहर का ऑरा कभी नहीं लाएंगे। अच्छी रहेगी मैरिज। सूर्य की उपासना कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, ये एक वैसा उपाय है, प्रैक्टिकल उपाय है। अहंकार अपना छोड़ दीजिए, अपना ऑरा मैरिज में मत लाइए। मैं कौन हूँ? चंद्रमा, क्योंकि इमोशन है, माँ है, ये है, सारी चीज़ें हैं। मैं कहूँगी कि आपको सबसे ज़्यादा, अगर चंद्रमा सप्तम भाव में और परेशानी हो रही है आपको, इसका मतलब है चंद्रमा पीड़ित है, यही कारण होगा। तो सबसे पहली बात ये कि आपको माँ पार्वती की आराधना करनी चाहिए। और अगर आप माँ पार्वती और शिव की अर्धनारीश्वर के रूप में करते हैं, या माँ पार्वती और शिव की एक साथ करते हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन लेते हैं, तो ये चंद्रमा की एनर्जी को अच्छा करता है। फिर आप शिव और पार्वती जैसे बनने लगते हैं एक दूसरे के लिए, आपका मन साफ होने लगता है, वैसे ही पार्टनर्स अट्रैक्ट करते हैं, वैसे भी। तो इस तरह से आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, इसी से मार्स की भी बात करते हैं हम। देखिए, मंगल, जैसा कि मैंने कहा कि ये कई तरह से मांगलिक दोष भी दिखाता है, और अब्यूजिव मैरिज भी दिखाता है, कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस भी दिखाता है। तो मंगल जब है तो उसको एक तो ये कि आप बहुत ध्यान से उस पत्रिका को एनालाइज करिए कि वो मंगल की एनर्जी इन जनरल आपके चार्ट के लिए कैसी है। वो भाग्य का मालिक है, वो लग्न का मालिक है, वो पंचमेश है, क्या है। अब वो अगर अष्टमेश होकर बैठ जाएगा तो फिर कौन इस मैरिज को बचाएगा? छठे घर का मालिक होकर बैठ जाएगा तो कौन बचाएगा? वैसे ही फाइटिंग हो रही है। अब ये और हो गया, करेला और नीम चढ़ा। तो मंगल अगर है तो सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि ऐसे में पति पत्नी दोनों लोगों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नहीं तो जिसका चार्ट है उसको तो अवश्य ही करनी चाहिए। आप मंगल का व्रत रख सकते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं रोज नियमित जीवन भर। मंगल के दिन दोनों लोग पति पत्नी हनुमान जी के दर्शन को जा सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं, जो आपको आसान लगता है। बट हनुमान जी की भक्ति मस्ट है। और प्रैक्टिकल एडवाइस ये है, पॉजिटिवनेस को छोड़ दीजिए मैरिज में। आप जीतने नहीं आए शादी में,
आप शादी में बराबरी के दर्जे पर रहने आए हैं. बिल्कुल. पॉजिटिवनेस इज शुड बी लाइक अवॉइडेड इन मैरिज. मर्करी की बात करते हैं, कम्युनिकेशन का प्लैनेट है. यस. मरकरी अगर है और खराब दे रहा है, इसका मतलब है कि बुध पीड़ित है, तभी दे रहा है, अन्यथा तो अच्छी मैरिज होगी. सबसे पहला एक उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए ऐसे लोगों को. इससे अच्छा कोई उपाय नहीं. उच्चारण, ना कि सिर्फ सुनना, राइट? पढ़ना. पाठ करने का मतलब है पढ़ना. उच्चारण. यस. देखिए, ये सारी चीजें, विष्णु सहस्त्र नाम क्या है? विष्णु जी की प्रशंसा में कहे गए श्लोक हैं. आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं. ये भीष्म पितामह ने कहे थे. मतलब ये कहा गया है कि वो उन्होंने कृष्ण जी के सामने उनकी स्तुति की है. वो मार्कंडेय जी ने लिखी, जो भी है. यानी कि कोई और उनकी स्तुति कर रहा है और आप सुन रहे हैं. आप तो नहीं कर रहे हैं ना, आप कीजिए, है ना. कोई सिंगर गा रहा है, वो तो कर ही रहा, उसको तो विष्णु सहस्त्र नाम के असर भी मिल रहे हैं. आपको कब मिलेंगे? जब आप करेंगे. पाठ और सुनने में बड़ा फर्क है. पाठ करना चाहिए. जब तक नहीं पढ़ सकते तो अपने घर में बुधवार के दिन बजा भी देंगे अगर, तो थोड़ी बहुत एनर्जी तो अच्छी हो ही जाएगी. दूसरा मैं कहूँगी, ऐसे दंपतियों को जिनका बुध हो और खराब हो, तो फिर आपको अपने घर में पूर्णिमासी के दिन सत्यनारायण की कथा पति पत्नी को साथ बैठकर सुननी चाहिए. बहुत अच्छा उपाय है. मैरिज को स्टेबिलिटी और कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए इट्स वेरी गुड. बहुत इजी. ये आप बुध के लिए 2 उपाय करिए. आई थिंक पूर्णिमासी को सत्यनारायण की कथा वैसे भी बहुत अच्छी होती है, और अगर आप पत्नी के साथ बैठकर सुनते हैं या पति के साथ, इट वर्क्स एज लाइक वंडर्स. बहुत अच्छा उपाय है. मैम, शुक्र की बात करते हैं. शुक्र तो है ही प्लैनेट रोमांस का, पार्टनरशिप का, लव का. देखिए, अगर शुक्र आपके अच्छे नहीं हैं और सप्तम भाव में हैं और अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं, सबसे पहला संकेत है या सबसे पहला उपाय है, आप अपने स्पाउस का सम्मान करना शुरू कर दीजिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसके व्यवहार के. ये बड़ी बात है. वो भी ऐसा करती है तो मैं करता हूं, वो करता है तो मैं करती हूं. नो, आप शुरू तो कीजिए. yes. आप पहल तो कीजिए. तो सबसे पहले ये कि ये करें. अभी मैंने एक अपना वीडियो बनाया तो उस पर कई लोगों ने लिखा कि मतलब पत्नी मार दे पति को तो ये करे, तो मतलब लोग काफ़ी अभी कुछ घटनाओं से शायद yes. वो हो रखे हैं. तो जब मैं कहती हूँ सम्मान की बात, तो लोगों को थोड़ी अच्छी नहीं लगती है. बट मेरा मानना है कि जब आप एक दूसरे का एक सर्टेन लेवल पर सम्मान करते हैं, तो आप कभी भी बहुत खराब शब्द बोल ही नहीं पाते हैं उसके लिए. बिल्कुल. हमारे यहाँ पहले जो ये सिखाया गया था कि आप अपने पति को आप कहकर बात कीजिए. मेरे माँ बाप ने सिखाया कि कभी भी नाम मत लेना. हम लोग अब नाम लेते हैं बट आप कहते हैं. एटलीस्ट मेरी जनरेशन में ये था, आप कहो. एक बैरियर दिया था. मेरी कितनी भी लड़ाई होगी लेकिन मैं आप कह के ही कहूँगी, आप ऐसा करते हैं, तू ऐसा करता है, मैं नहीं बोल सकती कभी भी, क्योंकि मेरे लिए वो बैरियर है. मेरे इनबिल्ट चिप में पड़ा हुआ है कि पति से आप कहकर बात करनी है. फिर क्या होगा, मैं बहुत गंदा बोल ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि आप करते हैं, इज्जत तो मैं पहले ही बख्श रही हूं. इसी तरह पति के लिए भी है कि आप कहकर बात करते हैं, सम्मान सूचक शब्दों से अपनी पत्नी को बुलाते हैं, तो आप बहुत नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको लगता है आप तो मैं माँ से कहता हूं, पिता से कहता हूं, बड़ों से कहता हूं, तो आप नीचे नहीं जाते. ये जो आजकल चल रहा है ना, नहीं कुछ नहीं होता, तू खाना खा ले, तू ये कर ले, तो फिर जब लड़ाई होती है तो तू फिर कुछ भी जाता है. आप में नहीं जाती, उस लेवल पर नहीं जाती, वो बैरियर है. तो पहली चीज, शुरू से ही सम्मान से बात करें और एक डिस्टेंस रखें पति के साथ या पत्नी के साथ. बोथ वेज आई एम सेइंग. यहाँ पर मैं कोई मतलब सेक्सुअल बायस नहीं है मेरा कि उसको ज्यादा करना चाहिए, इसको कम. फॉर बोथ ऑफ यू. ये प्रैक्टिकल उपाय जो आपको कर लेना चाहिए. शुक्र के लिए सबसे अच्छी आराधना होती है कि भगवान माँ लक्ष्मी की आराधना, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी के सामने ही झुकते हैं.
ठीक है, तो माँ लक्ष्मी की आराधना बहुत अच्छी होती है। कोई स्तोत्र? कनकधारा स्तोत्र इज द बेस्ट फॉर शुक्र। बाकी आप अर्गला पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का अर्गला स्तोत्र बहुत अच्छा है शुक्र से क्रिएटेड मैरिटल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। बेस्ट है, उसका लास्ट श्लोक ही इसको डेडिकेटेड है। अच्छा, तो वो दो में से कुछ भी आप पढ़ लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। बाकी अगर आपको लगता है कि मतलब आप कुछ रत्न वगैरह में करते हैं तो मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि मेरा वो फेथ नहीं है। मैं केवल मंत्र चांटिंग पर ही बिलीव करती हूँ, या आपके प्रैक्टिकल उपायों पर कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट चेंज यू शुड ब्रिंग इन योरसेल्फ, या फिर आपका ईश्वर का सहारा। बाकी बीच में मैं नहीं जाती। या तो आप खुद अपने को बदल सकते हैं या ईश्वर आपकी किस्मत बदल सकता है, तीसरा कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, तो मेरे सारे उपाय इन पर रहेंगे। सो शुक्र के लिए ये दो, कनकधारा स्तोत्र या दुर्गा सप्तशती का श्री अर्गला स्तोत्र, वेरी गुड फॉर मैरिटल हार्मनी। एक और बहुत सरल है, लेकिन शुक्र खराब हो तो मधुराष्टकम का पाठ करना चाहिए। ये मेरे एक गुरु ने मुझे बताया था, तो इसलिए आज मैं उनको श्रद्धा के साथ स्मरण करते हुए बता दिया, अभी याद आ गया मुझे। कृष्ण जी की स्तुति है मधुराष्टकम, बहुत बढ़िया है। चंद्रमा की भी स्थिति खराब हो और शुक्र, दोनों में मधुराष्टकम वर्क करता है। इसी से बात करते हैं शनि की। अगर शनि हो तो क्या रेमेडीज करनी चाहिए? शनि के लिए सबसे पहली बात ये कि जो प्रैक्टिकल उपाय या जो आपको चेंज करना होगा कि अपने पति या पत्नी से को मतलब ना तो बॉस मानो ना सबऑर्डिनेट मानो, बराबर मानो। दोनों स्थितियों में खराब होगा। अगर आप अपने से बहुत बड़ा मानने लगेंगे तो वो कैरिड अवे हो जाएगा, फिर वो आपको कुछ नहीं समझेगा। और अगर आप बहुत छोटा समझेंगे तो भी, यानी पति या पत्नी इक्वल है, सेम आइडेंटिटी है, सेम लेवल पर खड़े होते हैं एक प्लेटफॉर्म पर, ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ये नीचा नहीं है, ये ऊंचा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना शनि तुला में उच्च के होते हैं। बैलेंस। तो आप जब बैलेंस बनाते हैं मैरिज में कि हम दोनों पार्टनर्स हैं, बराबर हैं, कभी भी अपनी प्रोफेशनल सक्सेस को मैरिज में मत लाइए कि मैं तो ये हूँ। दैट इज द वर्स्ट थिंग, सैटर्न इन 7th हाउस, एंड इफ यू आर डूइंग दैट, आप अपनी मैरिज धीरे धीरे खराब कर रहे हैं। किसी दिन उसका असर आपके सामने बहुत लॉन्ग टर्म के बाद आएगा, लेकिन आएगा। ये जो 15-16 साल के बाद जो तलाकें होती हैं ना, ये इसी तरह के शनि के प्रभाव में होती हैं। आप करते रहते हैं, वो धीरे धीरे मतलब पाइलअप होता रहता है। फिर एक दिन दूसरा आदमी कहता है कि भाई आपको मुबारक है ये सब चीज, लाइक दैट। फिर आपको बहुत पीड़ा होती है। सो डोंट ब्रिंग इन योर सक्सेस इन योर मैरिज। तो बराबरी रखिए, सक्सेस को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को मैरिज से थोड़ा दूर कर दीजिए। ये प्रैक्टिकल उपाय है। बाकी अगर खराब और कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार को आपकी टूटती हुई मैरिज को बचा सकता है। क्या हनुमान चालीसा भी? हनुमान चालीसा से अच्छा बजरंग बाण। चालीसा तो सभी के लिए अच्छी, हम सब पढ़ें, पर अगर शनि से प्रकोप हो रहा है 7th हाउस पर, तो बजरंग बाण या सुंदरकांड ही काम करेगा। मैम, जैसा आपने बजरंग बाण की बात की, तो मैं एक ये डाउट मेरा खुद का भी है, क्लियर करना चाहूंगी। आजकल बहुत ज्योतिषी बोलते हैं बजरंग बाण तो नहीं पढ़ना चाहिए। हर शनिवार को आप पढ़ेंगे, रोज नहीं पढ़ेंगे, और तब पढ़ेंगे जब, मैंने कहा ना कि जब आपको लग रहा है कि अब ये मैरिज कोई नहीं बचा सकता। अच्छा। क्योंकि क्या है, बजरंग बाण का मतलब क्या है कि आप ये प्रार्थना कर रहे हैं हनुमान जी से कि उठ चल चल तो ही राम दुहाए, पाए परहु कर जोर मनाए। उठिए और चलिए मेरे साथ, मुझे विपत्ति से निकालिए। इतनी बड़ी विपत्ति तो हो जो इतनी बड़ी शक्ति को उठा रहे हो। एग्जैक्टली। आज मेरे बॉस ने डांट दिया, बजरंग बाण पढ़ लें। हनुमान जी को यही काम कि मतलब यही काम है। वो प्रॉब्लम भी तो हो जो किसी से सॉर्ट आउट नहीं होती। अब नहीं मानेगा ये आदमी, तलाक देगा, तब पढ़िए उठ चल चल तो ही राम दुहाई। तब आप भगवान की शपथ दीजिए कि बचा लीजिए। वो उठेंगे और चलेंगे और बचाएंगे। तो ये पढ़ना नहीं पढ़ना, मैं कहूंगी कि पढ़ना चाहिए, लेकिन इंटेंसिटी हो प्रॉब्लम की तो पढ़िए। अदरवाइज चालीसा का पाठ, श्री हनुमान चालीसा का पाठ
रोज करना चाहिए। बजरंग बाण आपकी सीवियर प्रॉब्लम है तो पढ़िए। मेरा इसमें ये टेक है। तो इसी से मूव करते हैं हम जुपिटर पर, जो कि एक लड़की की कुंडली में तो पति का कारक ही है। तो जुपिटर के लिए क्या मैं रेमेडीज होंगी? कहूंगी कि अगर पत्नी मतलब स्त्री की कुंडली में बृहस्पति हैं और अच्छे फल नहीं दे रहे, भगवान शिव की आराधना करें आप। श्री रुद्राष्टकम का पाठ सर्वश्रेष्ठ है अगर सप्तम के बृहस्पति आपको अच्छे फल नहीं दे रहे। शिव की आराधना, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इसकी आराधना लड़की के लिए बहुत अच्छी है। और जो प्रैक्टिकल एडवाइस है वो ये है कि आप अपने पति को, चलिए थोड़ी हल्की सलाह है, भले ही गुरु माने या ना माने, लेकिन कम से कम थोड़ी इज्जत ये कर दो कि हाँ भाई आप ना थोड़ी सही बात करते हो, गाइड ही मान लो, गाइड मान लो, मैंने आपसे बहुत सीखा है। तो बड़ा खुश हो जाएगा वो आदमी, है ना कि ये कि आप कुछ नहीं जानते। तो वो तो सोच रहा है कि वो ज्ञानी है, आप उसके ज्ञान को ही चैलेंज कर रहे हो। एग्जैक्टली, इट्स डिफिकल्ट। ऑलवेज से दैट आई एम लर्निंग फ्रॉम यू, यू आर अ मेंटोर फॉर मी। अच्छी फीलिंग हो जाएगी मैरिड लाइफ में, है ना। अब अगर वो बहुत ही बुरा व्यक्ति है तो फिर आप नहीं बोल पाएंगे ये सब, तो शिव जी की आराधना कीजिए और उनसे कहिए कि इनको सद्बुद्धि दीजिए, है ना। तो शिव जी की आराधना बृहस्पति के लिए बहुत अच्छी है। इसके लिए एक और उपाय भी अच्छा होता है कि केले के पेड़ पर आपको थोड़ा सा गुड़, भुना हुआ चना चढ़ाना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन, और थोड़ी सी धूप बत्ती अवश्य दिखा दीजिए विद दिस प्रेयर कि मेरे पति को, मतलब अगर खराब हो रहा है, मैं सद्बुद्धि हो या जो भी हो, या स्वास्थ्य ही बहुत खराब हो रहा है तो भी आप ऐसा कर सकती हैं कि अच्छा स्वास्थ्य दें इनको आप। तो वो भी एक अच्छा उपाय होता है। बाकी शिव जी की आराधना बहुत अच्छी है। और अगर पुरुष की कुंडली में हो, शिव जी की आराधना तो दोनों के लिए, केले पर ये पुरुष नहीं करेंगे, पर उनको केवल शिव जी की आराधना करिए। स्तोत्र यही रहेगा, दोनों के लिए एक है। आप चाहें तो शिव जी का और भी कोई स्तोत्र पढ़ सकते हैं, बट तांडव स्तोत्र नहीं पढ़ेंगे। मेरा क्वेश्चन वही था, तांडव तो नहीं पढ़ना ना? तांडव नहीं पढ़ेंगे, वहाँ तांडव हो सकेगा। चलिए इसी से मूव करते हैं छाया ग्रह पे, राहु और केतु। राहु अगर है और अच्छा नहीं चल रहा है, मैरिज में खराबी है, तो पहली बात तो ये है कि आपको अपने जीवन में कभी भी प्रैक्टिकल उपाय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि राहु वो टेंडेंसी देता है, वो देगा, पर आपको बचाव इसका करना है। अगर कभी लगता भी है तो आपको बचना चाहिए, क्योंकि फिर मैरिज के लिए काफी बुरा होगा, ये निश्चित है। तो राहु अगर आपका नीच का होगा सप्तम में, तो आप सीक्रेटिव एक्टिविटीज से जुड़ते हैं और आपकी सोशल इमेज को टार्निश कर देता है, ध्वस्त कर देता है। तो आपको राहु केवल और केवल माँ दुर्गा के सामने झुकता है। शक्ति की आराधना, स्त्रियों का सम्मान, कन्या पूजन, माँ दुर्गा की स्तुति, देवी का कवच पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं तो महिषासुर मर्दिनी का पाठ कर लीजिए, इतना कहिए ओम महिषासुर मर्दिनी नमः। तो वो राहु का जो खराब पाठ है ना, उसका मर्दन करती हैं, वो झुकता भी है। माँ दुर्गा की आराधना और सीक्रेट एक्टिविटीज, अफेयर्स, इन सब से बचिए, ये आपको नीचा दिखाकर ही रहेंगे। मैरिड लाइफ भी खराब करेंगे, सोशल इमेज भी खराब करेगा। अब लास्ट प्लैनेट बचा है केतु, उसकी रेमेडीज की बात करते हैं। केतु के लिए जो रेमेडीज हैं वो 2 हैं जो कि काफी कारगर होती हैं। एक तो मैं कहूँगी वो बेजुबान है केतु, सर नहीं है, सिर्फ धड़ है उसका, तो वो बेजुबान है। तो जितने भी बेजुबान हैं उनकी मदद कीजिए। पशु पक्षी जो बोल नहीं सकता, अपना कष्ट नहीं कह सकता, उसकी मदद कीजिए। केतु का सबसे अच्छा उपाय है। आप किसी गौशाला में जहाँ एलिंग मतलब काउज हैं, बीमार गायें हैं, कोई कुत्तों का शेल्टर होम है जहाँ बीमार, वो नहीं कह सकते मुझे ये परेशानी, आप मदद कीजिए। शरीर से, मन से, तन से, धन से, जैसे कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं, मैं कहाँ से करूं। 10 रुपए और 10,000, इससे प्रकृति को कोई फर्क नहीं। इंटेंशन से फर्क है, तो वो इंटेंशन ले आइए, ठीक है। शरीर से तो कर सकते हो कि कोई बीमार दिख रहा तो उठा के अस्पताल पहुंचा दो, इतना कर दो,
दूसरा, गणेश जी की आराधना। केतु और राहु के लिए माँ दुर्गा और केतु के लिए श्री गणेश जी। अथर्व शीर्ष का पाठ, गणेश स्तोत्र, गणेश जी के नाम सहस्त्र, कुछ भी, पर गणेश जी की आराधना आप लोगों के लिए सर्वोत्तम है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इनके दुष्प्रभावों में कमी देखने को अवश्य मिलती है। इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट के एंड पर आ गए हैं मैम। थैंक यू सो मच, इतना इंसाइटफुल पॉडकास्ट आज हमें मिला। मैं हमारे दर्शकों से जानना चाहूँगी उन्हें कितना रिलेटेबल लगा ये 7th हाउस की प्लेसमेंट्स। देखिए, हम 7th हाउस को बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से देखते हैं, पर जैसा कि मैम ने बताया कि कितना कुछ है, कितनी मिस्ट्रीज छुपी हैं 7th हाउस या हर हाउस में। तो आज हमने उन्हीं मिस्ट्रीज को टच किया, बहुत ही डिटेल में हमने 7th हाउस को जाना। आई होप आप लोगों को भी अपने कुछ रिलेशनशिप समझ में आए हो, अपने पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स का बिहेवियर समझ आया हो, और अगर आया है और अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं तो इन रेमेडीज़ को अप्लाई कीजिए, इन प्रैक्टिकल सजेशंस को भी अपनी लाइफ में ढालिए और आपके रिलेशनशिप्स आई एम श्योर डेफिनेटली बेटर होगी। तो आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा और देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। नमस्ते।